सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बोले तो लास्ट लेक्चर में जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका था। टॉपिक का नाम है हिस्टोलॉजी या बोले तो टिश्यू। क्या होता है टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू। कितने तरह के टिश्यू होते हैं अपने शरीर में? आंसर है 4 तरह के। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। टिश्यू को पढ़ने के लिए कोई अलग से ब्रांच होती है क्या मेडिकल साइंस की? यस। क्या नाम है उसका? आंसर है हिस्टोलॉजी। एक एक टिश्यू का डिस्क्रिप्शन अपन को पढ़ना है। तो कल पहला टिश्यू अपन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जिसके बारे में 4 लाइनें शायद कभी ना भूलने वाली आपके माइंड में फिक्स हो गई थी। लाइन नंबर 1, सबसे पहले कौन सा टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया था अपन ने? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू में कौन कौन सी लाइनें हैं जो मैंने आपको समझाई थी? लाइन नंबर 1, एपिथेलियम टिश्यू को एपिथेलियम क्यों कहते हैं? लाइन नंबर 2, एपिथेलियम टिश्यू आपके मेरे शरीर में कहां पर होता है? लाइन नंबर 3, एपिथेलियम टिश्यू आपके मेरे शरीर में क्या काम करता है? और लाइन नंबर 4, एपिथेलियम टिश्यू में क्या ब्लड सप्लाई होती है? शायद इन चारों लाइनों का आंसर आपके दिमाग में फिक्स हो चुका है और शायद जिंदगी में आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। फिर से रिवाइज कराऊं। एपिथेलियम टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके नाम पर जाएं तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपी प्लस थीलियम। एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियम शब्द लिया गया है थिलोमा से। थिलोमा का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यह पर्टिकुलर टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ग्रोथ करता है, इसलिए इसको एपिथेलियम कहा जाता है। तो इंसान के शरीर में बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ग्रोथ करने वाले सारे के सारे टिश्यू कौन से टिश्यू हैं? एपिथेलियम टिश्यू। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, यह अपने शरीर में कहां कहां पर पाया जाता है? आंसर है शरीर में सबसे बाहर कौन सा टिश्यू होगा? एपिथेलियम टिश्यू। शरीर में सबसे अंदर जितने भी स्मूथ ऑर्गन है उनकी सबसे अंदर वाली लाइनिंग, देखिए फिर से सुने, शरीर में अंदर जितने भी स्मूथ ऑर्गन हैं उनकी सबसे अंदर वाली लाइनिंग, बाहर वाली नहीं, सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होती है या लेयर होती है उसमें कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियम टिश्यू। और इसके अलावा बॉडी में जितनी भी ग्लैंड होती हैं, चाहे वो एंडोक्राइन हो या सामान्यतः एक्सोक्राइन हो, उनका मैक्सिमम पोर्शन कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? आंसर है एपिथेलियम टिश्यू। Come on to the next. What is the function of epithelium tissue? It is responsible for secretion, excretion, absorption और protection. Secretion, excretion, absorption और protection। और चौथी बात की अपन चर्चा करें कि यह एक मात्र ऐसा टिश्यू होता है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, और ब्लड वेसल्स नहीं होने की वजह से यह एवेस्कुलर होता है। तो क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा एवेस्कुलर टिश्यू है? तो आंसर देना है एपिथेलियम टिश्यू। 5वीं और लास्ट लाइनें जो अपन डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियम के बारे में वो है टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, देखें एपिथेलियम टिश्यू का विभाजन 2 तरीके से किया जा रहा है। एपिथेलियम टिश्यू का विभाजन 2 तरीके से किया जा रहा है। नंबर 1, डिपेंड अपॉन द लेयर। नंबर 1, डिपेंड अपॉन लेयर। लेयर के आधार पर देखें, लेयर के आधार पर एपिथेलियम टिश्यू 2 तरह का होता है। यदि सेल इस तरीके से मिल रही हैं, सिंगल लेयर सेल है। यदि इस तरीके से मिल रही हैं, सिंगल लेयर सेल हैं, या फिर एक से ज्यादा लेयर है। तो सिंगल लेयर है तो इसका नाम होगा सिंपल एपिथेलियम, और एक से ज्यादा लेयर है तो इसका नाम होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
सिंगल लेयर को बोलेंगे अपन सिंपल एपिथेलियम और मल्टीपल लेयर को नाम देंगे अपन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो यहां पर ये जो डायग्राम बनाया है, इस पर्टिकुलर टिश्यू को क्या नाम दिया जाएगा? आंसर है सिंपल एपिथेलियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल एपिथेलियम? सिंपल एपिथेलियम का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ सेल। यदि किसी पर्टिकुलर टिश्यू में सेल की सिंगल लेयर पाई जाएंगी, दैट इज द सिंपल एपिथेलियम। और यदि एक से ज्यादा लेयर हैं, बोले तो मल्टीपल लेयर हैं, उस पर्टिकुलर एपिथेलियम को नाम दिया जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दैट इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखें, यहां से भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एपिथेलियम टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एपिथेलियम टिश्यू। ऑप्शन थे इट ग्रो अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरा ऑप्शन था इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, तीसरा ऑप्शन था इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन, और चौथा ऑप्शन था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंटेन सिंगल लेयर ऑफ सेल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंटेन सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब बता दो आप, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या सिंगल लेयर होती है? नहीं, इट कंटेन मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, तभी तो इसको अपन सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे, और एक से ज्यादा लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का नाम दिया जाएगा। तो एक क्लासिफिकेशन तो इसका है लेयर के आधार पर, दूसरा है सेल के शेप के आधार पर। यहां अपन बोलेंगे डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सेल, डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सेल। जो टिश्यू के अंतर्गत सेल पाई जाती हैं उनका अलग अलग शेप होता है, तो शेप के आधार पर इसको कितने पार्टीशन में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम। देखें, स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और स्केल लाइक सेल पाई जाती है, स्केल लाइक सेल पाई जाती है, यानी हिंदी में बोला जाए तो फर्श पर लगी हुई टाइल्स के आकार की सेल यहां पर पाई जाती हैं। इस पर्टिकुलर एपिथेलियम को नाम दिया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है कुबोइडल एपिथेलियम। कुबोइडल एपिथेलियम का मतलब होता है क्यूब शेप्ड सेल। क्यूब का मतलब है घनाकार, तो घन के आकार की सेल इस पर्टिकुलर एपिथेलियम में पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो कॉलम के आकार की सेल होती है, हिंदी में अपन बोलें तो इसको बोलते हैं स्तंभाकार। तो तीसरा एपिथेलियम टिश्यू होगा कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें पाई जाने वाली सेल इस तरह की होंगी, कॉलम के आकार की सेल पाई जा रही हैं तो कॉलमनर एपिथेलियम है, घन के आकार की सेल पाई जा रही हैं तो कुबोइडल एपिथेलियम है, और फर्श पर लगी हुई टाइल्स के आकार की सेल पाई जा रही हैं तो स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ था जिसको आपने देख लिया। टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू में अपन बात करें तो लेयर के आधार पर यह दो तरह का होता है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इट कंटेन सिंगल लेयर ऑफ सेल, इट कंटेन मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सेल। अलग अलग शेप की सेल पाई जाती हैं, उनके आधार पर तीन तरह का होगा। स्केल टाइप सेल हैं तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहलाएगा, क्यूब के आकार की सेल हैं तो कुबोइडल एपिथेलियम कहलाएगा, और कॉलम के आकार की सेल हैं तो इसको कॉलमनर एपिथेलियम नाम दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। अब यहां अपन बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारा पोर्शन है
जो इसमें पढ़ा जाना संभावित। और भी कई तरह का होता है, जैसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है जो ब्लैडर में पाया जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर कुछ स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विलाई और माइक्रोविलाई नाम दिया जाता है। तो अपन बात करें, ये सारा कुछ अपन को पढ़ना है, और साथ में यह टिश्यू कहां कहां पर होता है, कौन सी जगह पर स्क्वेमस होता है, कौन सी जगह पर कुबोइडल होता है, कौन सी जगह पर कॉलमनर होता है, कहां पर ट्रांजिशनल होता है, कहां स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, कहां सीलिएटेड होता है, कहां नॉन सीलिएटेड होता है। स्किन में जो एपिडर्मिस होती है उसमें एपिथेलियम है, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रेटिनाइजेशन। तो बोला जाए तो कम से कम 2 आवर्स का पर्टिकुलर पार्ट है जिसको और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, परंतु ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा कि जैसे जैसे टॉपिक आपको जिन भी संबंधित टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा उनमें ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। जैसे आप रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर सर आपको ब्लैडर पढ़ाएंगे, ब्लैडर की एपिथेलियम पढ़ाएंगे तो वहां उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया जाएगा। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, सीलिया क्या होते हैं, वो पढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको आने वाले टाइम में जीआईटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर एपिथेलियम में विलाई कैसे बनते हैं, माइक्रोविलाई क्यों बनते हैं, क्या इनका फायदा है, वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो मैंने वर्ड बोले हैं जिनको अभी अपन यहां पर छोड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में यह टोटली आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इट इज द एंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। आपका पहला टिश्यू कंप्लीट होता है। यहां इसको समराइज करके बताऊं तो ध्यान दें, यही पढ़ा है आपने आज जो अभी तक जो पढ़ा है अपन ने, वो टाइप ऑफ एपिथेलियम पढ़ा है। देखें ऊपर वाला सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। स्केल के तरह की सेल हैं इसमें, फर्श पर लगी हुई टाइल्स के आकार की सेल इसमें देखने को मिल रही हैं। दैट इज द स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंगल लेयर है इसलिए सिंपल स्क्वेमस। उसके बाद देखें घन के आकार की सेल देखने को मिल रही है, घनाकार है बोले तो कुबोइडल। यहां कॉलम के आकार की सेल देखने को मिल रही है, दैट इज द कॉलमनर एपिथेलियम। ऊपर सभी में सिंगल लेयर दर्शाई हुई है इसलिए इनका नाम है सिंपल एपिथेलियम। यहां देखें मल्टीपल लेयर हैं इसलिए इनको नाम दिया हुआ है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। दूसरे टिश्यू को पढ़ना अपन स्टार्ट करें जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं एपिथेलियम, और आपकी मेरी स्किन में सबसे बाहर पाया जाता है एपिथेलियम। तो स्किन की लेयर के बारे में अपन डिस्कस कर लें, वहां से कई सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मैं आपको यहां देने वाला हूं। तो एक रफ व्यू ले लें अपन इस पर्टिकुलर पार्ट का, बोले तो कुछ चर्चा कर ली जाए स्किन की, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है क्यूटेनियस, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है क्यूटेनियस। देखें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पर्टिकुलर इस पार्ट में से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि आपके शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? आंसर जाता है स्किन। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन बता दो, आंसर है स्किन। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बता दो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बता दो, तो आंसर आपको देना है लीवर। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्किन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। यह है आपकी मेरी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इसको आपके मेरे शरीर का प्राइमरी बैरियर भी माना जाता है, इसको आपके मेरे शरीर का
प्राइमरी बैरियर भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? किसी भी तरह के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की एंट्री स्किन से होकर ही होती है, यानी सबसे पहले वह स्किन को भेद कर अंदर एंटर कर सकता है। तो नॉर्मल तौर पर जो स्किन है वह प्राइमरी बैरियर का काम करती है। तो यह भी आया हुआ क्वेश्चन है कि आपके मेरे शरीर का प्राइमरी बैरियर कौन होता है? आंसर है स्किन। आगे अपन डिस्कस करें स्किन की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखें, स्किन की स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर तो होता है एपिडर्मिस। सबसे ऊपर तो होता है एपिडर्मिस। आगे आप इंटेगुमेंट्री में पढ़ेंगे, इसकी 5 लेयर होती है। ये तो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस। कल के लेक्चर में अच्छे से अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये स्किन की लेयर हैं, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्यूटेनियस। ये स्किन की लेयर हैं, दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्यूटेनियस। ऊपर वाली लेयर को क्या नाम देते हैं अपन? एपिडर्मिस। ऊपर वाली लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू होता है? एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू होता है? आंसर है एपिथेलियम। आंसर है एपिथेलियम। इसके नीचे वाली लेयर का नाम है डर्मिस। डर्मिस में कौन सा टिश्यू होता है? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। देखें, यहां पर कल भी बोला था मैंने, गलती की पूरी गुंजाइश है। नहीं पढ़ा हुआ है तो अपन स्किन को पूरी तरीके से एपिथेलियम मान लेते हैं, जो कि गलत है। स्किन एपिथेलियम नहीं है। स्किन में ऊपर वाला तो एपिथेलियम टिश्यू होता है, नीचे वाला जो डर्मिस है वह कनेक्टिव टिश्यू होता है। आगे बढ़े, अपन इसी में डिस्कस करें। यदि मैं आपसे कहूं ऊपर वाली लेयर में तो ब्लड सप्लाई होती नहीं है, तो यह अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करती है? आंसर है डर्मिस से करती है। इसका मतलब है कि डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल पाई जाती हैं। इसका मतलब है डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल पाई जाती हैं। ऊपर वाली लेयर पूरी तरीके से एवेस्कुलर होती है। अगर मैं यहां पर पूछूं किसी इंसान के गॉल ब्लैडर में पथरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन है बोले तो कोलीलिथियसिस है, और अपन को इंसान का गॉल ब्लैडर देखना है, कितनी लेयर को काट के नीचे जाना पड़ेगा? ऑप्शन है आपके लिए 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर या 4 लेयर। कितनी लेयर को मुझे टीयर करना पड़ेगा? मान के चलो मैं एक सर्जन हूं, तो कितनी लेयर को मैं काटूंगा तब जाकर मुझे गॉल ब्लैडर दिखेगा? तो देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्किन में बाहर से अंदर चलें तो कौन कौन सी लेयर आती है। स्किन में बाहर से अंदर चलें तो कौन कौन सी लेयर आती हैं। तो देखें, सबसे पहले तो कौन सी लेयर को टीयर करना पड़ेगा? एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर है? आंसर है डर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर है? आंसर है डर्मिस। डर्मिस के बाद ये जो पर्टिकुलर लेयर होती है, ये जो पर्टिकुलर लेयर होती है, ये होती है एडिपोज टिश्यू। इस लेयर को बोलते हैं एडिपोज। एडिपोज टिश्यू यह भी सहारा प्रदान करने का काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एडिपोज टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू तो नहीं है, मस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, एपिथेलियम भी नहीं है, क्योंकि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये जो एडिपोज टिश्यू होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एडिपोज टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू होता है? ये आंसर है कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब गौर करें, देखें, कई सारे नाम हैं इसके। क्यूटेनियस के नीचे है ये, ध्यान से देखो आप, क्यूटेनियस के नीचे है ये, और क्यूटेनियस के नीचे पाए जाने वाले टिश्यू को
क्यों ना बेहतर है एक नाम दे दें अपन सबक्यूटेनियस। क्यूटेनियस के नीचे पाए जाने वाले टिश्यू को क्या नाम दे सकते हैं अपन? सबक्यूटेनियस। व्हाट इज द क्यूटेनियस? एपिडर्मिस और डर्मिस को मिलाकर बोलते हैं क्यूटेनियस, और क्यूटेनियस के नीचे क्या पाया जा रहा है? सबक्यूटेनियस। व्हाट इज द सबक्यूटेनियस? इट इज ए एडिपोज टिश्यू। बोले तो फैट फॉर्मिंग सेल इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। यह कौन से तरह का टिश्यू होता है? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो पहली सबसे ऊपर वाली लेयर, यानी क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया है मैंने कि गॉल ब्लैडर को निकालना है एज ए सर्जन मुझे, तो कितनी लेयर को मुझे टीयर करना पड़ेगा? देखो पहली लेयर कौन सी टीयर करूंगा मैं? एपिडर्मिस। इसके बाद कौन सी आएगी? डर्मिस। इसके बाद कौन सी आएगी? एडिपोज। एडिपोज के बाद कौन सी लेयर को टीयर करना पड़ेगा? एडिपोज के बाद कौन सी लेयर को टीयर करना पड़ेगा? तो इसका नाम है मस्कुलर लेयर, यानी इसके नीचे जो लेयर आएगी उस पर्टिकुलर लेयर का नाम है मस्कुलर। यहां पर अपनी स्केलेटन मसल पाई जाती है। आपके जितने भी मूवमेंट होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल लेयर होती है। तो ऊपर से नीचे तक स्किन में पाई जाने वाली लेयर की चर्चा कर रहे हैं अपन। अच्छा, इस पर्टिकुलर सबसे पहले एपिडर्मिस को काटा, फिर डर्मिस को, फिर सबक्यूटेनियस को, फिर मस्कुलर को, तो क्या गॉल ब्लैडर दिख जाएगा? इन चारों लेयर को टीयर करने के बाद गॉल ब्लैडर की पिक्चर दिख जाएगी क्या? नहीं दिखेगी। एक और लेयर आएगी जिसका नाम है पेरिटोनियम। सारे साथियों को भली भांति ज्ञान है कि जीआईटी के चारों तरफ होती है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम को टीयर करेंगे तब जाकर अपन को गॉल ब्लैडर दिखेगा। तो टोटल कितनी लेयर को टीयर किया अपन ने? 5 लेयर को। 4 तो ये हो गई और 5वीं पेरिटोनियम हो गई। इज दैट क्लियर? तो स्किन में बाहर से अंदर चलें तो कौन कौन सी लेयर से आपका सामना होगा? सबसे पहली लेयर, लेयर नंबर 1, क्या नाम है? एपिडर्मिस। कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम टिश्यू है। कम ऑन टू द नेक्स्ट, लेयर नंबर 2, डर्मिस। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कम ऑन टू द नेक्स्ट, लेयर नंबर 3, क्या नाम है इसके? देखो कई सारे नाम हैं। सबक्यूटेनियस लेयर बोल लो, जो ग्रीन कलर से बनाई है अपन ने। कौन सा टिश्यू है इसमें? फैट फॉर्मिंग सेल वाला टिश्यू है। बोले तो एडिपोज टिश्यू है। कैसा होता है एडिपोज टिश्यू? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू होता है। चौथे नंबर की लेयर का क्या नाम है? मस्कुलर लेयर। तो ऊपर से नीचे तक इस तरह की लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। देखें यहां पर काम की बात सीखने वाली, कि जो आप इंजेक्शन लगाते हो, यदि इंजेक्शन इस तरीके से लगा रहे हो आप 90 डिग्री पर, अगर इंजेक्शन इस तरीके से लगा रहे हो 90 डिग्री पर, तो बताओ 90 डिग्री पर जो निडल है वह कौन सी लेयर तक पहुंच जाएगी? मस्कुलर लेयर तक। कौन सी लेयर तक पहुंच जाएगी? मस्कुलर लेयर तक। ये जो इंजेक्शन का रूट है, इसी रूट को क्या नाम दोगे आप? IM। दवाई कहां पर लगा रहे हो आप? मसल में लगा रहे हो। मसल से यह दवाई ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मसल में किसी दवाई को इंजेक्ट करना, रूट को क्या बोलेंगे अपन? इंट्रामस्कुलर। रूट को क्या बोलेंगे अपन? इंट्रामस्कुलर। कितने डिग्री पर लगा रहे हो? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर लगा रहे हो? 90 डिग्री पर। अब यदि इसको 90 डिग्री पर ना लगाकर 45 डिग्री पर लगाया जाए, 90 डिग्री पर ना लगाकर 45 डिग्री पर लगाया जाए, तो देखो दवाई कहां पर इंसर्ट हुई? आंसर है सबक्यूटेनियस में। कहां पर इंसर्ट हुई? सबक्यूटेनियस में। रूट बता दो क्या होगा? सबक्यूटेनियस। कितने डिग्री पर लगाया है आपने? 45 डिग्री पर लगाया है। तो देखो सबक्यूटेनियस का मतलब है निडल को 45 डिग्री पर लगाओगे, दवाई सबक्यूटेनियस लेयर में जाएगी, और इस पर्टिकुलर रूट को क्या नाम देंगे अपन? SC। क्या नाम देंगे अपन? SC, सबक्यूटेनियस। उसके अलावा यदि केवल 15 डिग्री पर लगाते हैं अपन, यदि केवल 15 डिग्री पर लगाते हैं अपन, तो दवाई इंसर्ट होगी डर्मिस में।
15 डिग्री पे लगाते हो तो दवाई डर्मिस में इंसर्ट होगी और रूट का नाम होगा आईडी, बोले तो इंट्राडर्मल। क्या नाम होगा रूट का? आईडी, बोले तो इंट्राडर्मल। तो बताओ यहां पर पर्टिकुलर इस डायग्राम के माध्यम से मेरा समझाने का अर्थ यह था कि आप आपकी स्किन में बाहर से अंदर चलो, आप आपकी स्किन में बाहर से अंदर चलो तो कौन कौन सी लेयर का आपको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस का, डर्मिस के बाद सबक्यूटेनियस लेयर का, सबक्यूटेनियस लेयर के बाद मसल का। अब जानकारी लें इन पर्टिकुलर लेयर में कौन कौन सा टिश्यू है। तो सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम टिश्यू है। डर्मिस में कौन सा टिश्यू है? ये शायद नई जानकारी है आपके लिए, कनेक्टिव टिश्यू है। आगे बढ़े आप, सबक्यूटेनियस लेयर। देखो सबक्यूटेनियस क्यों बोल रहे हैं, शायद समझ में आ रहा है। इन दोनों को मिलाकर क्यूटेनियस बोलते हैं, क्यूटेनियस के नीचे हो गया सबक्यूटेनियस। तो ये जो तीसरी सबक्यूटेनियस लेयर है, कौन सा टिश्यू है इसमें? एडिपोज। एडिपोज किस तरह का टिश्यू है? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद चौथी लेयर कौन सी आएगी? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में कौन सा टिश्यू होगा? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर लेयर में कौन सा टिश्यू होगा? आंसर है मस्कुलर टिश्यू। तो यदि आप किसी मरीज को इंजेक्शन लगा रहे हो और इंजेक्शन इस तरीके से आप लगाएं जो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर यदि आप इंजेक्शन लगाते हैं तो बताओ कौन सी लेयर तक पहुंच गई दवाई? मसल तक। रूट को क्या नाम बोले अपन? इंट्रामस्कुलर। यदि इसको 45 डिग्री पर लगा रहे हो तो दवाई कहां पर पहुंचेगी बताओ? सबक्यूटेनियस में। रूट को क्या बोले अपन? सबक्यूटेनियस। और यदि केवल 15 डिग्री पे लगा रहे हो तो दवाई पहुंचेगी डर्मिस में, रूट को बोलेंगे इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है 15 डिग्री पर, सबक्यूटेनियस लगाया जाता है 45 डिग्री 45 डिग्री पर, और इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है 90 डिग्री पर। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया। ये स्किन की लेयर हो गई। आगे बढ़ें और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन, क्या क्या काम होते हैं स्किन के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन? फंक्शंस ऑफ स्किन। तो बताएं स्किन के फंक्शन। देखिए सबसे पहला काम तो हो गया प्रोटेक्शन। स्किन का सबसे पहला काम हो गया प्रोटेक्शन। आपकी मेरी बॉडी का प्राइमरी बैरियर कौन सा है? आंसर है स्किन। आपकी मेरी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? आंसर है स्किन। उसके अलावा भी स्किन कुछ फंक्शन को परफॉर्म करती है। स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे एक्सक्रीशन का काम होता है। जो स्वेट या पसीना अपन को निकलता है क्या है वो? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो स्किन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। स्किन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है स्किन। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेस से या सनलाइट अपन बोलें, उससे विटामिन डी का सिंथेसिस करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। देखें सभी साथी जानते हैं कि धूप से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। इज दैट क्लियर? कैसे होता है पूरा का पूरा प्रोसेस आगे आपको इंटेगुमेंट्री वाले सर जो पढ़ाएंगे वो बता देंगे। एक एक स्टेप आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये नॉर्मल जर्नल फंक्शन है। प्रोटेक्शन का काम होता है, एक्सक्रीशन का काम होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। एक बेहद इंपॉर्टेंट काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन, कि स्किन टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। देखें यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका उद्देश्य इतना है कि अभी इसको कंप्लीट करके मैं बताऊंगा। कम से कम 10 क्वेश्चन हैं जो यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत सारों के आंसर आपको पता हैं, कुछ एक के नहीं पता हैं, जो यहां मालूम चल जाए। नॉर्मली अपने वाइटल के बारे में बात करें, सबसे पहले जो टोटल वाइटल होते हैं
जो टोटल वाइटल होते हैं उनमें अपन बात करें हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, इनकी कंट्रोलिंग अपने ब्रेन से होती है। तो ब्रेन में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इनका सेंटर पाया जाता है? तो देखें, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला जो सेंटर है वो पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कई बार पूछा गया है रेस्पिरेटरी सेंटर कहां होता है, कार्डियक सेंटर कहां होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहां होता है, कार्डियक सेंटर कहां होता है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेट करने वाला सेंटर जिसका नाम है वेजोमोटार सेंटर वो कहां होता है। तो हार्ट रेट कंट्रोलिंग सेंटर, रेस्पिरेशन कंट्रोलिंग सेंटर, ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग सेंटर कहां पर होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। वाइटल की बात कर रहे हैं अपन, एक वाइटल अपन ने नहीं लिखा है यहां पर, एक वाइटल अपन ने नहीं लिखा है, उस पर्टिकुलर वाइटल का नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहां पर होता है, चूंकि इसका आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहां पर होता है, इसका आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं है, इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर कहां होता है, आंसर है हाइपोथैलेमस। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ये तो बात हो गई सेंटर की। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर आर सिचुएटेड इन, द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर आर सिचुएटेड इन, आंसर है हाइपोथैलेमस। बट यदि क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, तो आंसर आपको हाइपोथैलेमस ना देकर आंसर देना है स्किन। अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, आंसर है हाइपोथैलेमस। अगर क्वेश्चन आता है थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, आंसर होगा स्किन। स्किन के द्वारा इंपल्स पहुंचाए जाते हैं ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, तब जाकर अपना टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो देखें 4 वाइटल हो गए। हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला सेंटर, कार्डियक सेंटर कहां, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहां, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहां, आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहां, आंसर है हाइपोथैलेमस में। परंतु यदि मॉडिफाई कर दे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, आंसर आपका चेंज हो जाएगा, आंसर होगा स्किन। आपकी मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होता है, पर हाइपोथैलेमस को सूचना पहुंचाने का काम किया जाता है स्किन के द्वारा। कैसे रेगुलेट होता है इसको यदि मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, आपसे कहूं मैं आपकी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर कितना है, आंसर दे रहे हैं आप 37 डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, आप धूप में खेल रहे हैं तो अंदर के तापमान पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, 37 डिग्री है। आप यदि एसी के अंदर बैठे हुए हैं 18 डिग्री में तो आपके अंदर के तापमान पर कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, 37 डिग्री है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर का तापमान चेंज होने पर आपके अंदर के तापमान में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। आखिर क्यों नहीं आता, इसका यदि कारण बताया जाए तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं आपके शरीर का अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप 2 घंटे के लिए 48 डिग्री धूप में खड़े हो जाए, 2 घंटे के लिए 48 डिग्री सनलाइट या धूप में खड़े हो जाएं, क्या फर्क पड़ेगा। आप सभी साथियों के दिल की आवाज सुन रहा हूं कि सर पसीने आने लग जाएंगे, स्वेटिंग होने लग जाएगी। कब तक होती रहेगी ये स्वेटिंग,
आपका आंसर है कि सर जब तक धूप में खड़े रहेंगे तब तक पसीने आते रहें। क्या वहां पर पसीने आना या स्वेटिंग होना टेम्परेचर रेगुलेशन का प्रमाण है? यस। क्या हो रहा है पूरी मैकेनिज्म को समझे। मैं मान के चलें 48 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा हुआ हूं, मेरी स्किन को बाहर से 48 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है। यहां डर्मिस में पाई जाने वाली जो नर्व एंडिंग है वह इंपल्स को लेकर जा रही है सेंसरी न्यूरॉन, और मेरे ब्रेन में पहुंचकर हाइपोथैलेमस को बता रही हैं कि बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री है, अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है, कुछ करो। स्किन ने सूचना को ले जाकर मुझे ब्रेन को बता दिया कि बाहर का तापमान 48 डिग्री है, अंदर का बढ़ने वाला है, कुछ करो। तो हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, ये जो अपने स्किन में पेरीफेरल ब्लड वेसल हैं इनका वेजोडाइलेशन करा देगा। पेरीफेरल ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन हो गया, उसके बाद जो वाटर होगा वो स्वेट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगा। बताओ जो स्वेटिंग अपन को हो रही है इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? टेम्परेचर का लॉस हो रहा है। जो स्वेटिंग हो रही है इसका मतलब क्या है कि बॉडी से टेम्परेचर का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है अंदर का तापमान आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना हुआ रहे। इज दैट क्लियर? पहला एग्जाम्पल, यदि आप धूप में खड़े हुए हो तो। नंबर 2, यदि मैं -5 डिग्री में चला जाऊं तो, -5 डिग्री में चला जाऊं तो क्या होगा? आप ही बताएं क्या होगा, बताओ। आंसर आ रहा है कि सर कपकपी लगेगी। आंसर दे रहे हैं आप कि सर कपकपी लगेगी। अब सोचो जो कपकपी लग रही है उसको क्या बोले अपन? सिवरिंग हो रही है। कैसे हुई होगी सिवरिंग, उसकी मैकेनिज्म को समझे। यहां स्किन को इंपल्स मिल गए, -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा यह इंपल्स ब्रेन में हाइपोथैलेमस तक पहुंचे और उसको जाकर बता रहे हैं कि भैया बाहर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ करो, अंदर का भी तापमान कम होने वाला है। हाइपोथैलेमस ने यहां पर पाई जाने वाली मसल को सूचना भेजी और मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। सोचो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो एटीपी जनरेट हो रहे हैं, एटीपी जनरेट हो रहे हैं तो एनर्जी पैदा हो रही है। तो इस एनर्जी से जो टेम्परेचर कम होने वाला है बताओ वो मेंटेन हो जाएगा? कब तक आपको कपकपी लगती रहेगी या सिवरिंग होती रहेगी? तो शायद आपका आंसर है जब तक वहां पर रहेंगे। बताओ वो जो कपकपी लगती है वो वॉलंटरी होती है या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। क्या उसको आपके द्वारा रोका जाना संभव हो सकता है? नहीं, उसको आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते क्योंकि हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल कर रहा है। तो देखो कंट्रोल करने की मैकेनिज्म तो कहां से भेजी जा रही है? आंसर है हाइपोथैलेमस से भेजी जा रही है। और कंट्रोल करने की सूचना हाइपोथैलेमस को कौन दे रहा है? स्किन। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कौन होगा? थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कौन होगा? तो आंसर आपको देना है स्किन। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कौन होगा? आंसर है हाइपोथैलेमस। और थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन आए तो आंसर क्या देना है? स्किन। इज दैट क्लियर? तो अपन डिस्कस कर रहे हैं इन पॉइंटों को, दोबारा से रिवाइज कर लें। देखें एपिथेलियम टिश्यू मैंने पढ़ा दिया, टॉपिक से हटकर एक चीज अपन पढ़ रहे हैं। चूंकि एपिथेलियम के बारे में जानकारी ली है तो कुछ कॉमन क्वेश्चन की वजह से यहां पर स्किन के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन आए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर है स्किन। क्वेश्चन आए आपकी मेरी बॉडी का प्राइमरी बैरियर कौन होता है? प्राइमरी बैरियर कौन होता है? आंसर आपको देना है स्किन। क्वेश्चन आए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है, आंसर क्या जाएगा? आपका लीवर। स्किन में बाहर से अंदर की तरफ चलें तो कौन कौन सी लेयर का सामना करना पड़ेगा? ये सारी लेयर आपको बता दी। अभी फिर से बेहतर डायग्राम में रिवीजन कर लेंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्किन? स्किन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, स्वेटिंग होती है तो एक्सक्रीशन, विटामिन डी सिंथेसिस एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अभी जो इंजेक्शन के रूट मैंने आपको बताए थे
देखें लिखा हुआ है डायग्राम में लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। सबसे ऊपर वाली लेयर को देखो आप, कौन सा टिश्यू है, कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। इसके बाद क्या दिख रहा है, डर्मिस। ये जो लेयर आपको ऊपर देखने को मिल रही है यहां से यहां तक, ये पर्टिकुलर लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। इट इज द एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के नीचे अपन बात करें, यहां से यहां ये जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, देन व्हाट इज दिस, दैट इज द डर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू है, एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू है, आंसर है एपिथेलियम टिश्यू। एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू होगा, आंसर है एपिथेलियम टिश्यू। डर्मिस में कौन सा टिश्यू होगा, आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है, यहां भी आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। और चौथे नंबर की लेयर कौन सी पड़ी है अपन ने, मस्कुलर। इस मस्कुलर लेयर में कौन सा टिश्यू है, आंसर है मस्कुलर टिश्यू। तो ऊपर से नीचे तक कौन कौन सी लेयर होती हैं और क्या क्या इनका नाम होता है, ये क्लियर हो गया। यहां पर एडिशनल चीज मैंने आपको बताई कि ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है, ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है, इसको अपन एडिपोज लेयर नाम भी देते हैं, इसको अपन एडिपोज नाम भी देते हैं। कौन सा टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। एक और विशेष बात, चूंकि यह डर्मिस के नीचे, डर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी लेयर देखने को मिल रही है आपको, एडिपोज लेयर। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज हाइपोडर्मल लेयर। इस लेयर को हाइपोडर्मल लेयर के नाम से भी जाना जाता। तो देखो कौन कौन से नाम हो गए इसके, चाहे तो इसको सबक्यूटेनियस बोल लो, चाहे इसको एडिपोज बोल लो, और चाहे इसको हाइपोडर्मल बोल लो। अब इन लेयर से अपन ने इंजेक्शन के बारे में चर्चा की। यदि आप निडल को 90 डिग्री पर रखते हैं, यदि आप निडल को 90 डिग्री पे रखते हैं, तो देखें कंडीशन ये डेवलप होती है 90 डिग्री पे, यहां पर, यानी 90 डिग्री पे रखने का मतलब होगा दवाई मसल में जाएगी। इस पर्टिकुलर रूट को अपन बोलेंगे आईएम, बोले तो इंट्रामस्कुलर। कितने डिग्री पर लगाते हैं, आंसर है 90 डिग्री पर लगाते हैं। अगर आप निडल को 45 डिग्री पर रखोगे तो दवाई यहां पर जाएगी, इस लेयर में जाएगी, दवाई यहां पर जाएगी। यदि 45 डिग्री पे रखोगे तो सबक्यूटेनियस में दवाई जा रही है, इस रूट को बोलेंगे सबक्यूटेनियस। कितने डिग्री पर, आंसर है 45 डिग्री पर। एक और इंपॉर्टेंट बात, सबक्यूटेनियस रूट को एक और नाम अपन दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द हाइपोडर्मल रूट। दैट इज ऑल्सो द हाइपोडर्मल रूट। शायद अच्छे से आप समझ गए हैं। अगर क्वेश्चन आए आईएम कितने डिग्री, 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस कितने डिग्री, 45 डिग्री, हाइपोडर्मल कितने डिग्री पे लगाएंगे। देखो हाइपोडर्मल का मतलब डर्मिस के जस्ट नीचे, तो सबक्यूटेनियस का ही दूसरा नाम होता है हाइपोडर्मल। और यदि अपन बात करें निडल को केवल 15 डिग्री पर रखा जाए, निडल को केवल 15 डिग्री पर रखा जाए, तो यहां पर दवाई जाएगी डर्मिस में और रूट का नाम होगा इंट्राडर्मल। दवाई जाएगी डर्मिस में और रूट का नाम होगा इंट्राडर्मल। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ स्किन। बाहर से अंदर कौन कौन सी लेयर हैं, कौन कौन से इंजेक्शन का क्या कॉमन रूट होता है, इस पर टोटल डिस्कशन इसलिए किया गया क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहां पर शुरू से इसका रिवीजन कर लिया जाए। क्या मैंने आपको पढ़ाया, टाइप ऑफ एपिथेलियम,
दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। लेयर के आधार पर दो तरह का होता है एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम और मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पर्टिकुलर जो सेल हैं उनके शेप के आधार पर स्केल टाइप की सेल हैं, स्केल टाइप की सेल हैं, इसको अपन बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यूब के आकार की सेल हैं, इसको अपन बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉलम के आकार की सेल हैं तो कॉलमनर एपिथेलियम। इसके बाद इन लेयर को अपन ने देख लिया इस डायग्राम में, ऊपर वाले सिंपल एपिथेलियम, नीचे वाले स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू यहां पर कंप्लीट हो गया, 5 लाइनों में अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया। एपिथेलियम को एपिथेलियम क्यों कहते हैं? एपिथेलियम टिश्यू शरीर में कहां होता है? एपिथेलियम टिश्यू शरीर में क्या काम करता है? एपिथेलियम टिश्यू की ब्लड सप्लाई होती है क्या? और लास्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। बहुत कुछ बचा हुआ है जो आने वाले लेक्चर में एपिथेलियम के बारे में टॉपिक वाइज आपको समझा दिया जाएगा। अब अपन को कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना था, परंतु बहुत सारे क्वेश्चन आने की वजह से मैंने कनेक्टिव की जगह आपको स्किन का सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया। स्किन जिसको क्यूटेनियस के नाम से भी जाना जाता है, पूरा चैप्टर आपको इंटेगुमेंट्री सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, बट चूंकि यहां पर अपन ने स्किन की चर्चा की है तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जिनका आंसर यहां दे दिया। आपके एग्जाम में आए हुए यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर इज स्किन। प्राइमरी बैरियर ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर इज स्किन। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर इज लीवर। उसके अलावा क्वेश्चन आए हुए हैं, द विटामिन डी सिंथेसिस अकर, विटामिन डी सिंथेसिस एसोसिएट विद, ऑप्शन में था लीवर, दूसरा था स्टोमक, तीसरा स्किन, चौथा किडनी, तो आंसर गया था स्किन। यह भी आया हुआ है। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर चार्ट है यहां भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहां पर होता है? आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पर? आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग सेंटर कहां? आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहां? गौर से सुने, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहां? आंसर इज हाइपोथैलेमस। बट क्वेश्चन आए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इज, और ऑप्शन में हाइपोथैलेमस और स्किन दोनों आए तो आंसर क्या जाएगा? स्किन। उसके अलावा इस पर्टिकुलर चार्ट में से ये चारों क्वेश्चन आए हुए हैं। इंट्राडर्मल जो रूट से इंजेक्शन लगाते हैं उसका एंगल 15 डिग्री, इंट्रामस्कुलर का एंगल 90 डिग्री, सब क्यूटेनियस का एंगल 45 डिग्री। 99% आप सारे के सारे साथी इस बात को जानते हैं। शायद एक दो नई चीज यहां पर सीखी कि डर्मिस में कौन सा टिश्यू होता है, शायद हो सकता है ये नई नॉलेज हो आपके लिए। आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू को में पर्टिकुलर होता क्या है? एडिपोज। किस तरह का टिश्यू है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। सबक्यूटेनियस लेयर को एक और नाम से जानते हैं, हाइपोडर्मल लेयर। हाइपोडर्मल लेयर। तो यदि क्वेश्चन आए कि हाइपोडर्मल लेयर में अपन को इंजेक्शन लगाना है तो एंगल क्या होगा? आंसर है 45 डिग्री, यानी एससी और हाइपोडर्मल दोनों की दोनों सेम बात होगी। इज दैट क्लियर? तो ये स्किन में बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। तो ये पहला टिश्यू आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है जिसका नाम है एपिथेलियम टिश्यू। अब कौन सा टिश्यू स्टार्ट करना है अपन को? जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो आज के अभी के लिए इतना ही। द टाइम हैज ओवर, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगने वाला है तो लेक्चर थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।